खाद्य सुरक्षा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और हमने ये देखा था कि खाद्य सुरक्षा को बेहतर तरीके से समझने के लिए जरूरी होगा कि हम इसकी एक भूमिका बनाएं, पृष्ठभूमि बनाएं। और पृष्ठभूमि हमने आत्मनिर्भरता जैसे एक मिलती जुलती विषय वस्तु के आधार पर बनाया था कल की क्लास में कि आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है और इस आत्मनिर्भरता की स्थिति की समस्या क्या है। उस समस्या के संदर्भ में हमने इंट्रोड्यूस किया था एक नए शब्द को जो था खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा की जो विचारधारा है ये आत्मनिर्भरता से कैसे अलग है, उसके लिए इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। लिखिए जरा, 1980 दशक के दौर में 1980 दशक के दौर में 1980 दशक के दौर में FAO मंच द्वारा खाद्य सुरक्षा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। खाद्य सुरक्षा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। खाद्य सुरक्षा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। खाद्य सुरक्षा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। और ये जो परिभाषा मैं लिख रहा हूं आप ये औपचारिक परिभाषा लिखते जाइए। स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सभी खाद्य वस्तुओं तक प्रत्येक व्यक्ति की वहनीय मूल्य पर निरंतर गम्यता की स्थिति। निरंतर गम्यता की स्थिति। इस पूरी परिभाषा में कुछ शब्दों को आप अंडरलाइन करेंगे। ये तीन ऐसे डायमेंशन हैं जो खाद्य सुरक्षा को जस्टिफाई करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सभी खाद्य वस्तुओं तक प्रत्येक व्यक्ति की वहनीय मूल्य पर निरंतर गम्यता की स्थिति। अब इस परिभाषा को अगर आप थोड़ा बहुत तोड़कर समझना चाहो तो इस परिभाषा को आधार बनाकर आप कह सकते हो कि खाद्य सुरक्षा की जो विचारधारा है इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य आप क्या बताएंगे? सभी का जीवन कैसा हो? स्वस्थ एवं सक्रिय। खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन प्रत्येक व्यक्ति का। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा की विचारधारा 3A सिद्धांत पर आधारित है, ऐसा हम कह सकते हैं। आप लिख सकते हो उसके नीचे, खाद्य सुरक्षा की विचारधारा 3A सिद्धांत पर आधारित है। 3A सिद्धांत पर आधारित है। 3A सिद्धांत पर आधारित है। ये 3A का मतलब क्या है कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। दूसरा गम्यता, एक्सेसिबिलिटी। और थर्ड ए का मतलब है वहनीयता या एफोर्डेबिलिटी। वहनीयता या एफोर्डेबिलिटी। वहनीयता या एफोर्डेबिलिटी। उपलब्धता, गम्यता और वहनीयता। प्रश्न उठता है कि किस चीज की उपलब्धता, वहनीयता किस चीज में और गम्यता किस चीज की। उपलब्धता का मतलब हुआ कि स्वस्थ जीवन के लिए जो भी खाद्य वस्तु आवश्यक है हर उस खाद्य वस्तु की क्या हो देश में उपलब्धता। ठीक। अच्छा, अब यहां पर सोचिए कि उपलब्धता आप सुनिश्चित कैसे करेंगे। एक आवश्यक खाद्य वस्तु की देश या समाज में उपलब्धता सुनिश्चित कैसे की जाए, क्या आपका लॉजिक कहता है? जो भी हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, मान लो अनाज है, फल है, सब्जी है, कोई दूसरा प्रोडक्ट है, उसकी उपलब्धता आप कैसे सुनिश्चित करेंगे अपने देश में? अरे पहला तरीका तो यही है कि प्रोडक्शन करो, देश में क्या करो, उत्पादन करो। तो उपलब्धता सुनिश्चित करने का पहला तरीका क्या है? प्रोडक्शन या उत्पादन। और अगर उत्पादन से काम नहीं चल पा रहा है या उत्पादन कर पाने की स्थिति में आपका देश या समाज नहीं है उस खाद्य वस्तु का, तो उसकी उपलब्धता के लिए फिर क्या किया जाए? खाद्य वस्तु का आयात या इंपोर्ट ही सही करके उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। तो आप देख सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता से कैसे अलग है। जब तक हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, आत्मनिर्भरता केवल उत्पादन का अप्रूवल दे रही थी कि जितनी मांग है उस मांग को कैसे संतुष्ट करो, उत्पादन से, घरेलू उत्पादन से। जबकि खाद्य सुरक्षा की विचारधारा क्या कह रही है कि उपलब्धता अगर घरेलू उत्पादन से संतुष्ट नहीं हो पा रही है, मान लीजिए कि कोई ऐसी खाद्य वस्तु है जिसकी वार्षिक मांग भारत में 100 मिलियन मेट्रिक टन और उत्पादन उसका केवल 50 मिलियन मेट्रिक टन हो पाया, तो खाद्य सुरक्षा क्या कहता है कि बाकी का जो 50 मिलियन मेट्रिक टन है उसको आप क्या करो? आयात करो, और आयात करके उपलब्धता को क्या करो? सुनिश्चित करो। तो ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में। दूसरी चीज देखिए कि इस एक बेसिक इंफॉर्मेशन के आधार पर आपसे आपकी मैच्योरिटी को चेक कैसे किया जा सकता है प्रीलिम्स में। अगर इस आधार पर अगर प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि भारत ने अपने घरेलू वार्षिक दाल की मांग को संतुष्ट करने के लिए पल्स मोजाम्बिक से एक निश्चित मात्रा में दाल या पल्स को क्या किया? इंपोर्ट किया, क्योंकि
क्योंकि उतना घरेलू उत्पादन जितनी मांग है उतना भारत में नहीं हो पा रहा है। तो सरकार की ये कोशिश निम्न में से किस विचारधारा की ओर प्रयास माना जाए? खाद्य आत्मनिर्भरता, खाद्य सुरक्षा, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो अब इसमें आपका जवाब क्या होना चाहिए? खाद्य सुरक्षा, कि जो आवश्यक खाद्य पदार्थ है उसकी अगर आवश्यकता घरेलू उत्पादन से संतुष्ट नहीं हो पा रही है तो देश या सरकार आसानी से उसका क्या कर सकता है? आयात कर सकता है। फाइन, ओके। उपलब्धता केवल सुनिश्चित नहीं करेगी खाद्य सुरक्षा, उपलब्धता के बाद हमें काम करना होगा गम्यता या एक्सेसिबिलिटी पर। अब ये गम्यता शब्द का मतलब होता क्या है? गम्यता का मतलब है कि जो आवश्यक खाद्य वस्तुएं हैं स्वस्थ जीवन के लिए, जिनकी उपलब्धता तो सुनिश्चित देश में हो गई है, वो खाद्य वस्तुएं ऐसे प्लेटफॉर्म या मंच पर उपलब्ध हो जाए जहां एक सामान्य व्यक्ति पहुंचकर उन्हें प्राप्त कर पाने के बारे में सोच सके। इसका मतलब यह है कि उपलब्धता हो जाना गारंटी नहीं है कि उस खाद्य वस्तु तक हमारी गम्यता भी होगी। एक एग्जांपल इसका, एज्यूम करो कि कोई खाद्य वस्तु देश में उपलब्ध तो है लेकिन वो एफसीआई के गोदाम में पड़ी हुई है। तो उपलब्धता तो मानोगे लेकिन क्या नहीं मानोगे? गम्यता नहीं मानोगे। किसकी गम्यता? किसकी गम्यता? हमारी गम्यता। कहां तक? उस वस्तु तक। तो गम्यता कब मानी जाएगी? जब वो वस्तु उस गोदाम से हटकर मार्केट में आ जाए, दुकानों पर दिखने लगे या किसी ऐसे मंच पर आ जाए जहां पर जाकर हम उसे प्राप्त करने के बारे में सोच सके। तो खाद्य सुरक्षा की विचारधारा उपलब्धता के साथ साथ किसकी मांग करती है? गम्यता की। अब लेकिन केवल गम्यता से ही काम नहीं बनेगा। गम्यता के बाद अब किस पे काम करना है? वहनीयता पे। किसकी वहनीयता? खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वहनीयता। अच्छा, वहनीयता शब्द तो आप समझ पा रहे हो ना, पीडीएस पढ़ चुके हैं। गम्यता होने का मतलब ये गारंटी नहीं है, आपकी गम्यता अगर किसी वस्तु तक है, खाद्य वस्तु तक, तो ये गारंटी नहीं है कि वो खाद्य वस्तु आप प्राप्त कर भी पाएंगे, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए उसे खरीदना पड़ेगा। खरीदने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि खरीदने की स्थिति में आप हैं या नहीं है। तो इसलिए खाद्य सुरक्षा कहती है कि वहनीयता को भी सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि सही मायने में हर आवश्यक खाद्य वस्तु प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में पहुंचे, परिवारों तक पहुंच जाए, उनका प्रयोग करके हर व्यक्ति या परिवार स्वस्थ जीवन की अनुभूति कर सके। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि खाद्य आत्मनिर्भरता की तुलना में खाद्य सुरक्षा कितनी व्यापक अवधारणा है, क्योंकि आत्मनिर्भरता केवल गिनी चुनी बातों तक सीमित थी। गिने चुने मूलभूत अनाज, उनका घरेलू उत्पादन कर दो, आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन खाद्य सुरक्षा मूलभूत अनाजों के साथ साथ हर आवश्यक वस्तु की बात कर रही है जो स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है, और उनकी केवल उत्पादन की ही बात नहीं कर रही है, उत्पादन के अलावा आयात की भी बात कर रही है कि अगर उत्पादन से मामला नहीं बन रहा है तो आयात करो और उसके बाद फिर उनकी गम्यता और वहनीयता पे काम किया जाए। ये वजह है कि हम खाद्य सुरक्षा को एक बहुआयामी और गुणात्मक विचारधारा क्यों कहते हैं। लिख लीजिए ये पॉइंट। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा एक बहुआयामी तथा गुणात्मक विचारधारा है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भारत 1970 दशक के दौर में खाद्य आत्मनिर्भरता की 1970 दशक के दौर में खाद्य आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त कर चुका था, जो कि अभी तक बनी हुई है। वर्ष फुल स्टॉप करके कंटिन्यू कीजिएगा। वर्ष 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में गेहूं एवं चावल का वार्षिक उत्पादन क्रमशः 107 मिलियन मैट्रिक टन, MMT लिख लो केवल, मिलियन मैट्रिक टन, तथा 119 मिलियन मैट्रिक टन, 107 तथा 119 मिलियन मैट्रिक टन दर्ज किया गया, जो कि इनके कुल वार्षिक मांग से कहीं अधिक है, कुल वार्षिक मांग से कहीं अधिक है। भारत को खाद्य आत्मनिर्भरता लिख लो, भारत को खाद्य आत्मनिर्भरता की अनुभूति कराने में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में क्रियान्वित संचालित या क्रियान्वित हरित क्रांति की रही। संचालित या क्रियान्वित दोनों में से कोई एक शब्द लिख लीजिए।
हरित क्रांति की रही, ब्रैकेट में आप वर्ष लिख लीजिए 1966-67, 66-67, ब्रैकेट क्लोज। इस दौर में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब के किसानों को उच्च किस्म के बीज, किसानों को गेहूं एवं चावल के उच्च किस्म के बीज प्रदान करने से लेकर सिंचाई उर्वरक जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान की गई। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हालांकि जहां तक खाद्य सुरक्षा की स्थिति का प्रश्न है, कॉमा, निम्नलिखित बिंदु भारत के प्रदर्शन पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। निम्नलिखित बिंदु भारत के प्रदर्शन पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। डैश करके पहला पॉइंट लिखेंगे। वर्ष 2022 में WHO द्वारा जारी की गई वैश्विक पोषण रिपोर्ट, यह बताती है कि वर्ष 2012 में घोषित किए गए कुल 6 वैश्विक पोषण लक्ष्यों को तय समय सीमा 2025 तक प्राप्त कर पाने की स्थिति में भारत नहीं है। दूसरा पॉइंट, वर्ष 2019 में नंदी फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित टैग रिपोर्ट के अनुसार देश की 50% से अधिक वयस्क महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं। एनीमिया मतलब आयरन की कमी। एनीमिया से ग्रसित हैं। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आज भी भारत के शिशु वर्ग में कुपोषण, बौनापन, स्पेक्टिंग जो कहते हैं, बौनापन जैसी समस्याएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। अब अगले लाइन से लिखिए। भारत के शिशु वर्ग में कुपोषण, बौनापन जैसी समस्याएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। अगले लाइन से लिखिएगा और ध्यान रखिएगा ये चौथा पॉइंट नहीं है। अब एक नई बात आप लिख रहे हैं भारत की स्थिति को बताने के क्रम में। अगले लाइन से लिखिए। इतना ही नहीं बल्कि 3A सिद्धांत पर भी भारत के कमजोर स्थिति को सत्यापित किया जा सकता है। जैसे कि और लिखेंगे उसमें पहला पॉइंट, आज भी देश में कुछ विशेष खाद्य वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता नहीं पाई जा रही है। जैसे कि खाद्य तेल, एडिबल ऑयल,
खाद्य तेल, एडिबल ऑयल, आज भी इसकी उपलब्धता को लेकर आप अस्थिरताओं का दौर बना रहा है भारत में। खाद्य तेल, एडिबल ऑयल जो कहते हो, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, खाद्य तेल को लेकर भारत की स्थिति कैसी है? भारत खाद्य तेल की कुल वार्षिक मांग जितनी भारत में है, उसका मात्र 45% हिस्सा घरेलू उत्पादन से संतुष्ट कर पाता है, और बड़ी जरूरत जो है वो आयात से संतुष्ट करता है, जिसमें एक विशेष देश का बहुत बड़ा रोल है, और वो है इंडोनेशिया। कई बार दूसरे देशों से खाद्य तेल की आपूर्ति में हुई गिरावट या आपूर्ति में आप प्रतिबंध की समस्याओं को भी देख पाएंगे। उनकी वजह से उपलब्धता को लेकर समस्याएं गहराई हैं, और जब उपलब्धता को लेकर समस्या गहराएगी तो गम्यता और वहनीयता अपने आप प्रभावित होगी। पिछले वर्ष शायद आपको मालूम होगा कि कुछ महीनों के लिए एडिबल ऑयल के जो प्राइस या मूल्य थे वो देश में 200 रुपए पर केजी से भी ज्यादा हो चुके थे, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या थी? इंडोनेशिया ने खाद्य तेलों की आपूर्ति, पाम ऑयल जिसमें प्रमुख भूमिका निभाता है, उसकी आपूर्ति को प्रतिरोध किया, अवरुद्ध किया इंडोनेशिया। उसकी वजह से खाद्य तेलों की आपूर्ति भारत के बाजार में गिरी। आपूर्ति बाजार में गिरेगी तो गम्यता भी प्रभावित होगी लोगों की, और आपूर्ति गिरेगी तो मूल्य बढ़ेगा, तो यानी कि वहनीयता भी प्रभावित होगी। तो उपलब्धता एक ऐसा विषय है जो कि गम्यता और वहनीयता दोनों को प्रभावित करता है। तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, दूसरा पॉइंट लिखिए, भारतीय पीडीएस प्रणाली में देखी जा रही समस्याएं, पीडीएस प्रणाली में देखी जा रही समस्याएं तथा बाजारों में व्यापारी वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जा रही जमाखोरी की गतिविधियां, जिसको आप होर्डिंग कहते हो इंग्लिश में। जमाखोरी का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक का भंडारण करना और उसके जरिए मार्केट में आपूर्ति को गिराना। जमाखोरी की गतिविधियां खाद्य सुरक्षा के गम्यता सिद्धांत को प्रभावित करती हैं। खाद्य सुरक्षा के गम्यता सिद्धांत को प्रभावित करती हैं। और तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, भारतीय कृषि बाजार में आवश्यक खाद्य वस्तुओं जैसे कि सब्जियां के मूल्यों में, खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में देखी गई अस्थिरता, वहनीयता सिद्धांत और स्थिरता, मूल्यों में देखी गई अस्थिरता वहनीयता सिद्धांत को प्रभावित कर रही है, वहनीयता सिद्धांत को प्रभावित कर रही है। बेसिकली ये कुछ ऐसे बिंदु थे जो ये दर्शाते हैं कि खाद्य सुरक्षा के विषय पर इंडिया को अभी कितना आगे बढ़ना है। समस्याओं का दौर अभी मोर और लेस बना हुआ है। हालांकि मैं इसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हो, इनको बैठकर एज इट इज यही पॉइंट याद करना है और यही पॉइंट एग्जाम में लिखना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ना ही ये तरीका सही भी है। ये पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स के आंकड़े, ये मेरी तरफ से केवल एक हिंट है आपके लिए कि इस तरीके की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए आपको अपनी बात रखनी है। आप हो सकता है कि 1 साल 2 साल बाद जब परीक्षा में बैठे तो नई रिपोर्ट आ चुकी होगी, नई जानकारियां आ चुकी होंगी, तो बेहतर होगा कि आप नई जानकारियों से अपने आप को अपडेट रखें। प्रश्न यहां पर हमने ये देखा कि खाद्य सुरक्षा के विषय वस्तु पर भारत की क्या स्थिति है। स्थिति को के बारे में जो बिंदु हमने लिखे हैं ये बताते हैं कि अभी प्रयास और करने की आवश्यकता है। तो अब जरा हम प्रयासों की ओर बढ़ते हैं कि सरकार के क्या कुछ प्रयास खाद्य सुरक्षा के विषय वस्तु की ओर देखे जा सकते हैं या किए गए। हालांकि खाद्य सुरक्षा एक इतना व्यापक विषय है जिसमें आप सरकार के कई प्रयासों को जोड़ सकते हैं। अब सरकार अगर अपने देश में किसी खाद्य फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम ला रही है, या किसी खाद्य वस्तु के आयात की पॉलिसी बना रही है, महंगाई को रोकने के लिए कोई काम कर रही है, इन सभी डिसीजन को आप खाद्य सुरक्षा से क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। देखिए, जीएस में आपको ये टैक्टिस सीखना पड़ेगा। कौन सा टैक्टिस? कि थोड़ी बहुत जानकारी का प्रयोग करके आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कैसे लिखें, और एज इट इज हर प्रश्न की जानकारी आपको आपके कंटेंट में एज इट इज लिखी हुई मिल जाए, ये गुंजाइश तो बहुत ही कम है। तो आपको अपना जो एक तरीके से एनालिटिकल पावर है वो बिल्डअप करना होगा। आपने कॉन्सेप्ट समझा, उस कॉन्सेप्ट के जरिए आप जानकारी या तथ्यों को कैसे प्रयोग में लाएंगे वो आपके अपने मेहनत पर डिपेंड करता है। वहनीयता, गम्यता, उपलब्धता, 3 आधार आपने अभी देखे खाद्य सुरक्षा के। तो इन तीनों विषयों के नाम पर या देश के लोगों के जीवन शैली में स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने के नाम पर जो भी प्रयास सरकारों ने अब तक किए हैं, जो भी आपको याद आ पा रहा है एग्जाम हॉल में, उनको आप लिख सकते हैं। लिखने का तरीका थोड़ा व्यवस्थित हो जाए तो और बेहतर है। व्यवस्थित तरीके का मतलब क्या है? अब एक कैंडिडेट ऐसा होगा जो पहला पॉइंट लिखेगा महंगाई को कम करने की कोई पॉलिसी का हवाला देकर, दूसरे पॉइंट में वो लिखेगा कि ये काम सरकार ने किया इस फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। जानकारी उसकी कोई गलत नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका उसका क्या है? अव्यवस्थित है। कैसे है? इन्हीं दो बातों को वो दो अलग अलग श्रेणियों में लिखता है। वहनीयता को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास 1 2 3 4, उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास 1 2 3 4। तो वही जानकारियां उसकी थोड़ी क्या लगेगी? व्यवस्थित लगेगी। मेंस आंसर राइटिंग यही है। आप प्लीज इस डिलेमा में कभी भी मत रहना कि बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है मेंस आंसर राइटिंग में। बस आपको इसी कला को सीखना है, सीमित जानकारियों का ढंग से प्रयोग करना आ रहा है या नहीं आपको, और लिखने की शैली आपकी व्यवस्थित है कि नहीं है। इन्हीं के आधार पर 1-2 नंबर का डिफरेंस हर क्वेश्चन में आएगा, और हर क्वेश्चन में 1-2 नंबर का डिफरेंस मतलब ओवरऑल पेपर में 40-50 नंबर का डिफरेंस अगर आ गया तो जिसने 40-50 नंबर ज्यादा पाया वो चला गया अंदर, जो नहीं पाया वो बाहर चला गया। तो यही सारी चीजें हमें देखनी है। मैं क्या कर रहा हूं कि इन तीनों विषय वस्तुओं पर जो कुछ भी प्रमुख प्रयास अब तक हुए हैं सरकार के, उसकी एक सूची बना दे रहा हूं, लिस्ट। उसमें कुछ योजनाएं और कार्यक्रम हैं
ये आप पर मैं छोड़ूंगा कि विकिपीडिया से जरा उन कार्यक्रमों को पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए जरा हेडिंग लीजिए, खाद्य सुरक्षा की दिशा में किए गए प्रमुख प्रयास, खाद्य सुरक्षा की दिशा में किए गए प्रमुख प्रयास। और उसमें पहला आप एक हेडिंग भी दे सकते हैं, वो है आवश्यक वस्तुओं की, खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की और प्रयास। इसमें हरित क्रांति तो आप अभी लिख भी चुके हैं। हरित क्रांति के बाद आप जरा पढ़ लेंगे इंद्रधनुष क्रांति या राष्ट्रीय कृषि नीति वर्ष 2000। इसमें अलग अलग खाद्य वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में 7 रंग, तो 7 अलग अलग तरीके की क्रांतियों का समूह है ये इंद्रधनुष क्रांति, जिसमें हरित क्रांति है। उसके अलावा श्वेत क्रांति की बात कर लो जो कि दुग्ध उत्पादन की ओर के प्रेरित है। उसके अलावा आप नीली क्रांति की बात करते हो, मत्स्य उत्पादन। तो ऐसे ही कुल 7 अलग अलग खाद्य वस्तुओं के उत्पादन का एक सामूहिक शब्द है इंद्रधनुष क्रांति। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, वर्ष 2000 में ये नीति घोषित हुई। आप राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य चाहे तो लिख सकते हो कहीं कि इस नीति का उद्देश्य देश के कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि, प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि सुनिश्चित करना, 4% की वृद्धि सुनिश्चित करना। अगला एक इसमें लिखेंगे श्वेत क्रांति, या इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा, केवल आपको बेसिक ओवरव्यू लेना है, मोटी जानकारी, ठीक है, बहुत डिटेल में मत पढ़ने लगना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2008, और एक 2022 की स्कीम को मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, वो भी आप थोड़ा पढ़िएगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल एक बहुत व्यापक शब्द है जिसमें एक कैटेगरी है पाम ऑयल, ताड़ के तेल, उसमें सोयाबीन ऑयल भी एक तरीके का एडिबल ऑयल ही है, ठीक है। तो एडिबल ऑयल, इसमें मस्टर्ड ऑयल भी दे सकते हो, सरसों का तेल। तो कई तरीके के एडिबल ऑयल होते हैं, उसमें से एक प्रकार का एडिबल ऑयल है पाम ऑयल, ठीक है। ये कुछ प्रयास आप पढ़ेंगे। इसमें आपको पहले बता दूं, आपको एक शीट कल तक या परसों तक मिलेगी जो इसी दिशा में एक प्रयास है की शीट है, वो है टेक्नोलॉजी मिशन की, तकनीकी मिशन। 1987 में भारत के कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी मिशन को घोषित किया गया, जिसके जरिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अलग अलग फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने पर कार्य किया गया। इसमें दाल पल्स का टेक्नोलॉजी मिशन, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन जूट, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन एडिबल ऑयल, कई अलग अलग टेक्नोलॉजी मिशन घोषित किए गए। उन टेक्नोलॉजी मिशन के प्रावधान और उनका परिणाम, उत्पादकता में क्या परिवर्तन आया, उसकी पूरी एक प्रॉपर शीट आपको मिलेगी। वो परसों तक वो शीट मिल जाएगी, तो आप चाहे तो इस लिस्ट में नाम लिख सकते हो, बट वो आप उस शीट से पढ़ना। तकनीकी मिशन, तकनीकी मिशन या टेक्नोलॉजी मिशन, फाइन। तो ये कुल 7 ऐसे प्रमुख प्रयास हैं जिसको आप उपलब्धता की दिशा में किए गए प्रयास कह सकते हो, क्योंकि इन 7 प्रयासों में अलग अलग प्रकार की खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इसी तरीके से गम्यता की दिशा में प्रयास आप लिखिए, गम्यता, गम्यता की दिशा में प्रयास, गम्यता की दिशा में प्रयास। उसमें आप लिखिए पहला पॉइंट पीडीएस कार्यक्रम, पीडीएस कार्यक्रम को भी एक प्रयास मान सकते हो। समझ पा रहे हो ना क्यों मैं कह रहा हूं? फेयर प्राइस शॉप गम्यता सुनिश्चित कर रही है नहीं, उचित दर की दुकान जो कहते हैं हिंदी में, पीडीएस कार्यक्रम। दूसरा लिखिए बाजार में जमाखोरी की गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास, जमाखोरी की गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास। इसके इस प्रयास के नाम पर एक अधिनियम की बात कर सकते हो, नियंत्रित करने का प्रयास, जमाखोरी की गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास। ब्रैकेट में लिख लीजिए एक अधिनियम का नाम, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसका प्रयोग बार बार सरकार करती रही है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, 1955। देखिए ये टॉपिक भी एक अधिनियम का एक विषय वस्तु है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी कंटेंट आप लोगों को दूं, एक्स्ट्रा मटेरियल के तौर पर पढ़िएगा। मैं इसका ओवरव्यू बताता हूं क्या है ये अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में सरकार ने इस उद्देश्य से प्रस्तावित किया या संसद ने पारित किया कि जो भारतीय उपभोक्ता वर्ग की आवश्यक वस्तुएं हैं, जीवन की मूलभूत कुछ आवश्यकताएं, कम से कम उनकी उपलब्धता हर परिवार में बनी रहे। अब इसमें खाने पीने वाली भी कुछ वस्तुओं की बात हुई, कुछ दवाइयों की भी बात हुई, और कुछ अन्य मूलभूत वस्तुओं की भी बात हुई, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। और ऐसा कहा गया कि आने वाले भविष्य में जरूरत पड़ने पर किसी और दूसरी वस्तु को भी आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। शामिल करना और श्रेणी से बाहर करना वस्तु को, ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। और जैसे ही कोई वस्तु आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल कर दी जाती है, तो उसका उत्पादन और वितरण का पूरा काम वो गवर्नमेंट या सरकार के रेगुलेशन में आ जाता है, नियंत्रण में। और रेगुलेशन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स,
केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में रेगुलेशन करता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार। रेगुलेशन का मतलब क्या है कि उस वस्तु को जो बनाकर बेचने वाला है सप्लायर, वो गोदाम में अधिकतम कितनी मात्रा का भंडारण कर सकता है, उससे ज्यादा का भंडारण करेगा तो वही कहलाता है जो लिखे हो जमाखोरी, होर्डिंग, एक्सेसिव स्टोरेज। और जमाखोरी करते हुए पकड़ा गया तो फिर पनिशमेंट का प्रोविजन। वस्तु को अधिकतम किस रेट पर बेचा जा सकता है, ये सारा का सारा डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। हर वस्तु के लिए नहीं, केवल आवश्यक वस्तु के लिए। और आवश्यक वस्तु ये एक जनरल टर्म नहीं है। आवश्यक वस्तु का मतलब वो वस्तु जो इस अधिनियम में शामिल की गई है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रयोग समय समय पर सरकार ने किया है ताकि उन आवश्यक वस्तुओं तक, जिसमें खाद्य वस्तु भी शामिल है, लोगों की गम्यता को सुनिश्चित किया जा सके। इसका अगर एक आवश्यक वस्तु अधिनियम का क्रियान्वयन हाल फिलहाल के दौर में मैं कहूं तो कोविड-19 में आप देख सकते हो जब मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करते हुए उनके मूल्यों को क्या किया सरकार ने? नियंत्रित किया। तो ये दो प्रयास आप गम्यता की दिशा में प्रयास मान सकते हो। वहनीयता की दिशा में आप लिखो अगले पॉइंट से, अगले पॉइंट से लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, कॉमा कॉमा, हाँ थर्ड पॉइंट लिखते जाइए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, कॉमा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा तथा कृषि बाजार में मुद्रास्फीति नियंत्रण तथा कृषि बाजार में मुद्रास्फीति नियंत्रण तथा कृषि बाजार में मुद्रास्फीति नियंत्रण, कृषि बाजार में मुद्रास्फीति नियंत्रण की दिशा में, मुद्रास्फीति नियंत्रण की दिशा में, मुद्रास्फीति नियंत्रण की दिशा में सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास, सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास वहनीयता को सुनिश्चित करते हैं, वहनीयता को सुनिश्चित करते हैं, वहनीयता को सुनिश्चित करते हैं। तो ये कुछ प्रयासों की जानकारी थी। इन प्रयासों की ही लिस्ट में एक बहुत यूनिक एफर्ट गवर्नमेंट का हम डिस्कस करते हैं। और फिर से मैं कहूंगा कि खाद्य सुरक्षा को लेकर जो विषय वस्तु आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, उसके बारे में एक सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भले 150 शब्दों का ही हो, बट दे में आस्क। देखो, इसके लिए 2 मिनट पहले समझो इसे है क्या। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने को लेकर अलग अलग विशेषज्ञों ने अपना अलग अलग सुझाव दिया है। नॉर्मली खाद्य सुरक्षा के विषय में ज्यादातर विशेषज्ञों का सुझाव यही रहता है कि फला खाद्य वस्तु का प्रयोग बढ़ाया जाए, दूसरी खाद्य वस्तु का प्रयोग कम कर दिया जाए। क्यों ऐसा किया जाए? क्योंकि जो वस्तु ए है वो कम सस्ती है, पोषक तत्वों से भरपूर है, तो अगर लोग उसका प्रयोग करेंगे तो आसानी से सस्ते दर पर वो वस्तु उपलब्ध होगी और स्वस्थ जीवन को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। सीधे तौर पर इसका एग्जांपल ले लो, दाल वर्सेस सोयाबीन, अरहर की दाल वर्सेस सोयाबीन। महंगी है दाल अरहर की, लेकिन खान पान की पद्धति चूंकि लोगों की ऐसी है, विशेष तौर पर उत्तरी भारत में, कि दाल से स्विच ओवर करके सोयाबीन को अपने डेली डाइट में शामिल करना ये लोगों के लिए बहुत आसान एक निर्णय नहीं है। क्यों? क्योंकि एक समाज या देश के खान पान की जो स्थिति है वो 2-3 दिनों में नहीं विकसित हुई होती है, कई वर्षों में विकसित हुई होती है। तो खाद्य सुरक्षा का हवाला देकर ये कहना कि ये मत खाओ वो खाओ, ये तरीका या ये सुझाव बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहा है। तो हमेशा इस बात पे कोशिश रही है सरकार की कि क्या कोई एक ऐसा तरीका है कि हम लोगों के खान पान की पद्धति को ना छेड़े और उसी बनी बनाई पद्धति में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति लोगों को प्राप्त होती रहे। तो उसका एक तरीका बायोटेक्नोलॉजी का ये विषय है, इसके साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट आप टेक्नोलॉजी में पढ़िएगा, मैं केवल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट इसके बता रहा हूं। वो जो विषय वस्तु सरकार ने प्रयोग में लाया है उसका नाम है खाद्य समृद्धिकरण, इंग्लिश में कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। देखिए, खाद्य समृद्धिकरण शब्द, इसको प्लीज आप इसी से मिलता जुलता एक शब्द या इसी से मिलती जुलती एक टेक्नोलॉजी है जीएम फसल, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उससे आप इस शब्द को ना जोड़ें। जीएम फसल एक अलग विषय है। जीएम फसल का मतलब हुआ कि किसी फसल के प्राकृतिक अनुवांशिकी संरचना में आप कोई बदलाव कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के जरिए किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। वो उद्देश्य ये भी हो सकता है कि कम एरिया में ज्यादा उत्पादन किया जाए फसल का, वो उद्देश्य ये भी हो सकता है कि फसल किसी बीमारी से ग्रसित है तो उस बीमारी से फसल को बचाना। किसी भी उद्देश्य को ध्यान में रख के अगर एक फसल का प्राकृतिक अनुवांशिकी संरचना बदला जाता है, जेनेटिक कैरेक्टर मॉडिफाई किया जाता है, तो उसी फसल को हम कहते हैं जीएम फसल। भारत के इतिहास में अब तक का जो इतिहास है, एकमात्र जो औपचारिक रूप में उत्पादन के लिए स्वीकार की गई जीएम फसल है वो है कॉटन, बीटी कॉटन। वो भी खाद्य फसल नहीं है, कपास जो है वो खाने वाली फसल तो है नहीं, पर चूंकि फसल है। पिछले वर्ष भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक खाद्य फसल को उसके जीएम रूपांतरण को व्यापक तौर पर उसका उत्पादन करने की अनुमति जीईएसी प्लेटफॉर्म ये काम करता है उसने दी, और वो है हैम सरसों मस्टर्ड। हालांकि अभी भी ये विषय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट ने ऑब्जेक्शन रेज किया है कि इसका सराउंडिंग पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये ज्यादातर संभव है कि हैम HAM, ये बैक्टीरिया, 2 तरीके के बैक्टीरिया का शॉर्ट नाम है। हैम सरसों भारत की पहली फूड क्रॉप, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप बनने जा रही है जिसका किसान खेतों में उत्पादन कर सकते हैं। अब ये चीजें कब फाइनली अलाउ की जाएंगी ये भविष्य में तय होगा। तो जीएम फसल जो है, आप उसकी बात यहां पे मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा टाइटल क्या है? खाद्य समृद्धिकरण। देखो, चाहे आप जीएम टेक्नोलॉजी की बात करो, फसल का जेनेटिक मॉडिफिकेशन, या फोर्टिफिकेशन की जो मैं टेक्नोलॉजी के बारे में रख रहा हूं इसकी बात करो, दोनों की दोनों है बायो टेक्नोलॉजी, जैव तकनीकियां ही है। लेकिन समृद्धिकरण की जो तकनीकी है, इसमें हम क्या करते हैं, गौर से समझिएगा। इसमें किया क्या जाता है कि किसी एक फूड प्रोडक्ट में, खाद्य वस्तु में कुछ ऐसे पोषक तत्वों को शामिल कर दिया जाता है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के जरिए जो पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट इस खाद्य वस्तु में नेचुरली या प्राकृतिक तौर पे नहीं पाए जाते। आप सभी नाम सुनते होंगे गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में जिस एक विटामिन का हम अस्तित्व पाते हैं, विटामिन ए। अब चावल में नेचुरली विटामिन ए का कोई प्रेजेंस नहीं, नेचुरल, लेकिन चावल का समृद्धिकरण किया गया कैसे? उसमें विटामिन ए को इंट्रोड्यूस करके। चावल या गोल्डन राइस तो दूर का एग्जांपल हुआ। जरा मुझे ये बताओ
कि क्या आप आज या कल में किसी ऐसे समृद्धिकृत खाद्य पदार्थ का प्रयोग किया है क्या आपने, जो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट है? याद करो, क्या इंडिया में ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं जो फोर्टिफाइड है? गोल्डन राइस तो केवल किताब में पढ़ते हैं पीसीएस की प्री में। हाँ? क्या बीटी ब्रिंजल, वो तो जीएम हो गया ना, और वो भी बीटी ब्रिंजल इज नॉट इन केस ऑफ इंडिया। हाँ, ये बात अब आपने मसला छेड़ा है तो मैं बता दूं। देखो ये इंडिया की अब क्या कहा जाए इसको, पॉलिसी के आधार पर दुर्दशा कहो या अपरिपक्वता कहो, ब्रिंजल का जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन प्रोड्यूस नहीं हो सकता इंडिया में, लेकिन इंपोर्ट करके हम खा रहे हैं। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा हो गया। मैं फोर्टिफाइड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। इसका सबसे शानदार उदाहरण है आपके घरों में प्रयोग होने वाला नमक। नमक विटामिन डी, आयोडीन युक्त, ये शब्द सुनते हो? इट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ फोर्टिफाइड फूड, जो हमारे दैनिक जीवन में हम प्रयोग में ला रहे हैं। और केवल नमक ही नहीं, आज के समय में भारत की कई राज्य सरकारें भी अपने कई सारे प्रोडक्ट में फोर्टिफिकेशन की टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है। एग्जांपल के तौर पे आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का एक डेयरी विभाग है जिसको देवभूमि कहा जाता है। ठीक है, तो वहां के डेयरी विभाग में जो मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको आयरन से फोर्टिफाइड किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में भारत की केंद्र सरकार ने 2019 में एक निर्णय लिया कि जो पीडीएस में हम चावल लेते हैं, जो चावल देश की 70% आबादी कंज्यूम करती है, ये एनएसएसओ का डेटा है, उस चावल का हम समृद्धिकरण करेंगे, फोर्टिफिकेशन करेंगे। ये फैसला सरकार ने लिया, और समृद्धिकरण करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ ना कुछ पोषक तत्वों से करेंगे। तो किससे? आयरन और फोलिक एसिड, ये निर्णय लिया गया। आयरन और फोलिक एसिड से ही क्यों? तो इसका लॉजिक सरकार ने ये बताया है कि हमारे इस काम का फोकस है एनीमिया की प्रॉब्लम को टैकल करना। तो फोर्टिफिकेशन का विषय वस्तु हालांकि कोई नया विषय वस्तु तो नहीं है, लेकिन सरकार के इस निर्णय की वजह से फिर से लाइमलाइट में आया है। तो इसको लेकर कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक कंटेंट तैयार करते हैं, लिखिए जरा। खाद्य समृद्धिकरण के बारे में लिखिए। यह एक जैव तकनीकी प्रक्रिया है, यह एक जैव तकनीकी प्रक्रिया है, यह एक जैव तकनीकी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी एक खाद्य पदार्थ में ऐसे पोषक तत्व को प्रस्तावित किया जाता है जो कि उस खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक तौर पर ना पाया जाए, उदाहरण स्वरूप गोल्डन राइस, आयोडीन युक्त नमक। उदाहरण स्वरूप गोल्डन राइस लिख सकते हो, अभी जैसा मैंने बताया, आयोडीन युक्त नमक भी लिख सकते हो। अगली लाइन से लिखेंगे, हाल ही में, ब्रैकेट में 2019 लिख लेना, हाल ही में इन ब्रैकेट 2019 केंद्र सरकार द्वारा पीडीएस प्रणाली में वितरित किए जा रहे चावल का आयरन तथा फोलिक एसिड के साथ समृद्धिकरण करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य देश के शिशु तथा महिला वर्ग में व्याप्त एनीमिया की समस्या का निवारण करना है। अगली लाइन से लिखिए, हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि खाद्य समृद्धिकरण, भारत के लिए कोई एक नया विषय वस्तु नहीं है। इस दिशा में निम्नलिखित प्रमुख प्रयास किए जा चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट, डैश करके पहला पॉइंट, 1950 दशक में या दशक के दौरान नमक का आयोडीन के साथ समृद्धिकरण करने का निर्णय। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, देश के कई राज्यों जैसे कि गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु के राज्य डेयरी प्रोडक्ट होता है ना, दुग्ध, राज्य डेयरी सहकारी कोऑपरेटिव सहकारी समितियों द्वारा
उनके दुग्ध उत्पाद मिल्क प्रोडक्ट का दुग्ध उत्पाद का भिन्न भिन्न पोषक तत्वों के साथ समृद्धिकरण किया जा रहा है। भिन्न भिन्न पोषक तत्वों के साथ समृद्धिकरण किया जा रहा है। एक और पॉइंट लिखिए, थर्ड। ये थर्ड पॉइंट मैं ओवरव्यू बता रहा हूं, इसमें फिर से थोड़ा बहुत आपका रोल है कि इसके बारे में आप किताबों से कोशिश मत करना, समय फिर जाया होगा, मिलेगा भी नहीं। सबसे बेहतर सोर्स है इंटरनेट, ठीक है। क्या है लिखिए पहले, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया संस्था ने भारत के लिए वर्ष 2018 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य समृद्धिकरण नीति को वर्ष 2018 में राष्ट्रीय खाद्य समृद्धिकरण नीति को वर्ष 2018 में जारी किया। अब थोड़ा सा मैं कहूंगा कि 40-50 शब्दों का स्पेस छोड़ दो, इस पॉलिसी का ओवरव्यू मैं बता रहा हूं और ओवरव्यू ही आपको जानना है। इस पॉलिसी में FSSAI का मेन पर्पस यह है कि इंडिया में समृद्धिकृत खाद्य पदार्थों का कल्चर कैसे बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों का जीवन स्वस्थ जीवन के रूप में सुनिश्चित हो सके। तो इस दिशा में प्राइवेट प्लेयर्स, जो निजी तत्व हैं, उनके लिए इस नीति के तहत गाइडलाइन जारी की गई है और प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया गया है कि आप भी चाहे तो किसी फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट को बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। कैसे बेचेंगे, उसका तरीका क्या होगा, किस तरीके के पैकेट में आप बेचेंगे, उसकी कुछ जानकारियां या उसके कुछ गाइडलाइन इस पॉलिसी में दिए गए हैं, वही आपको पढ़ना है। जैसे कि प्राइवेट प्लेयर्स के लिए यह भी तय किया गया है कि कौन कौन से पोषक तत्वों के साथ फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि फोर्टिफिकेशन आप देखो तो एक टेक्नोलॉजी का विषय है, खाने पीने वाली चीजों से जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक सेंसिटिव टॉपिक है ये। तो इसमें फ्री लीवरेज देना प्राइवेट प्लेयर्स को ये सही नहीं है, एक देख रेख में ये काम होना बेहतर विकल्प है। यही वजह है कि क्यों गाइडलाइन को जारी किया है FSSAI। अब इसमें FSSAI ने क्या कहा है कि प्राइवेट प्लेयर, मान लीजिए कि आप किसी ग्रोसरी शॉप में गए और आपको चावल के 2 पैकेट रखे हुए मिल रहे हैं, दोनों पैकेट में चावल आपको एक जैसा दिख रहा है, एक पैकेट कंपनी ए का है, दूसरा पैकेट कंपनी बी का है। अब कंपनी बी का जो पैकेट है उसमें जो चावल है, मान लो कि वो फोर्टिफाइड है, किसी न किसी पोषक तत्व से वो फोर्टिफाइड है, ए का चावल सिंपल है। अब अगर बिना किसी इंफॉर्मेशन के वो पैकेट बी का रखा होगा तो आप एक नॉर्मल कस्टमर के तौर पे क्या जान पाएंगे? तो कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है कि ये बी का चावल फोर्टिफाइड है, इस पोषक तत्व से परिपूर्ण है, ए के चावल में ऐसी कोई विशेषता नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि जो भी समृद्धिकृत खाद्य पदार्थ होंगे उसको प्राइवेट प्लेयर जब मार्केट में बेचेगा तो स्पेशल पैकेजिंग करेगा उसकी, और हर पैकेट पे एक स्लोगन लिखा जाएगा। अब हो सकता है कि मैं उस स्लोगन को गलत भी पढ़ रहा हूं, आप थोड़ा पढ़िएगा। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, इस तरीके का एक स्लोगन तय किया गया है, और उस स्लोगन का पैकेट अगर एक कंज्यूमर देखेगा तो उसको आइडिया लगेगा कि वो कैसा प्रोडक्ट खा रहा है, फोर्टिफाइड प्रोडक्ट यूज कर रहा है। तो ये पॉलिसी इसी की बात करती है, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत इस पॉलिसी के बारे में खुद से भी देखिएगा, और जो कुछ ठोस जानकारियां नजर आएंगी आप चाहे तो लिख सकते हैं। हाँ जी, ऑब्वियस बात है यार, नहीं देखिए, ऑब्वियस बात है कि महंगा होगा। अब उस महंगे वस्तु को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसमें सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को समझ सकती है अगर चाहे तो। बट ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कोई फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट बनेगा तो उसके मूल्यों में तो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी ही होगी, ये अपने आप में सत्य है। एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना खाद्य समृद्धिकरण को लेकर। एक तो खाद्य समृद्धिकरण की टेक्नोलॉजी में जो एक जानकारी की बात है जो प्री में भी पूछा जा सकता है कि इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत खाद्य पदार्थ में ऐसे पोषक तत्वों को जोड़ा जाता है जो नेचुरली उसमें ना पाए जाए, पहली चीज। दूसरा कि मैंने जितने भी फोर्टिफाइड प्रोडक्ट का नाम लिया है अभी तक, चावल, दूध, नमक, आप एक चीज शायद गौर करो कि ये ऐसे खाद्य पदार्थ या वस्तुएं हैं जो डेली बेसिस पे यूज की जाने वाली है और बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा। हर दिन दूध का प्रयोग होना है, नमक का प्रयोग होना है, चावल का प्रयोग होना है। कुछ आइडिया लग पा रहा है ऐसा क्यों? अगर आप ऐसे किसी खाद्य पदार्थ का समृद्धिकरण करोगे जिसका कंजम्पशन बेस नैरो है, संकीर्ण है, तो फिर दिक्कत क्या आएगी कि जिस पोषक तत्व का आपने इंट्रोडक्शन किया है उस खाद्य पदार्थ में, उस पोषक तत्व की आपूर्ति ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं हो पाएगी। मान लो कि एक खाद्य पदार्थ ऐसा है जो जिसको आप हम में से केवल 5 लोग यूज कर रहे हैं, और एक खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसको हम सभी यूज कर रहे हैं। मान लो एक हाइपोथेटिकल केस कि हम सभी को विटामिन बी की हमारी कमी है, डेफिशिएंसी है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि विटामिन बी की आपूर्ति सभी की बॉडी में हो। उसके लिए अगर ऐसे खाद्य पदार्थ में विटामिन बी को जोड़ा गया जो केवल 5 लोग खा रहे हैं, तो फिर पर्पस फुलफिल हो रहा है क्या? क्योंकि बड़ा हिस्सा तो फिर उससे वंचित हो गया। इसलिए खाद्य समृद्धिकरण की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें जरूरी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि ऐसे ही फूड प्रोडक्ट का हम फोर्टिफिकेशन करें जो कैसा हो, मास कंजम्पशन का फूड प्रोडक्ट होना चाहिए, जो बड़े पैमाने पर लोगों के द्वारा डेली बेसिस पर यूज में लाया जाए। आप नोट करके इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। खाद्य समृद्धिकरण की तकनीक में यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि एक व्यापक उपभोग आधार की खाद्य वस्तु का ही समृद्धिकरण किया जाए ताकि संबंधित पोषक तत्व की आपूर्ति एक व्यापक वर्ग को हो सके। खाद्य समृद्धिकरण की तकनीकी का एक अन्य सकारात्मक पक्ष यह भी है कि खाद्य समृद्धिकरण तकनीकी का एक अन्य सकारात्मक पक्ष
यह भी है कि इस प्रक्रिया के जरिए आम जनता के खान पान की पद्धति में बिना कोई परिवर्तन किए हुए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति की जा सकती है। आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति की जा सकती है। आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति की जा सकती है। तो ये एक टॉपिक था खाद्य सुरक्षा और उससे जुड़ा हुआ मुद्दा समृद्धिकरण। हालांकि एक चीज और ध्यान में रखना, आपसे खाद्य सुरक्षा को लेकर एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, पॉसिबल क्वेश्चन, कि जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी का खाद्य सुरक्षा में क्या योगदान है। इसको लेकर आपसे आपका एक ओपिनियन पूछा जा सकता है और ऐसे प्रश्न का जवाब लिखने में आप दो तरीके की तकनीकियों की बात करेंगे, एक फोर्टिफिकेशन और एक अभी जो मैंने बताया जीएम क्रॉप या जीएम फसल। क्योंकि जीएम फसल का भी मॉडल या मानक ऐसा है जिससे हम उत्पादकता को बढ़ाकर और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। लिखिए जरा, दो तीन क्वेश्चन लिखिए पहले, फिर आते हैं अगले टॉपिक। एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करें। भारत में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करें। खाद्य सुरक्षा की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, खाद्य समृद्धिकरण से आप क्या समझते हैं? खाद्य समृद्धिकरण से आप क्या समझते हैं? खाद्य समृद्धिकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में, भारत फुल स्टॉप करके लिखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में इस तकनीक के प्रदर्शन पर अपनी राय दें। इस तकनीक के प्रदर्शन पर अपनी राय दें या अपना विचार व्यक्त करें। अपनी राय दें या अपना विचार व्यक्त करें। और एक टाइटल मैं दे दे रहा हूं, उस पर कभी भी आपको टाइम मिले तो एक नोट तैयार करना, जो भी मैंने बताया, खाद्य सुरक्षा में जैव तकनीकी की भूमिका। खाद्य सुरक्षा में जैव तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका। और जैसा मैंने बताया कि आप इन दो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, भूमिका, समृद्धिकरण और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसके साथ एग्रीकल्चर के टॉपिक का ये दूसरा जो सब्जेक्ट मैटर था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी से मिलता जुलता एक तीसरा एक डायमेंशन अब मैं शुरू कर रहा हूं, जो कि 2023 मेंस में जिससे एक प्रश्न भी आया था। हालांकि प्रश्न आना वो वजह नहीं है कि इसको मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। 23 घूम फिरकर इस कंटेंट की जानकारियां आप अपने पेपर के किसी ना किसी प्रश्न के उत्तर में यूज करते ही करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के दो घटक या दो कंपोनेंट हैं, एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और दूसरा है कॉन्सेप्चुअल पार्ट के आधार पर पिछले साल 2 साल के घटनाक्रम को समझने का चैलेंज। टॉपिक का नाम है कृषि सहायकी। भारत में कृषि सहायकी लिख सकते हो, या कहीं कहीं अनुवृत्ति भी लिखा होता है, भारत में कृषि अनुवृत्ति। इंग्लिश में कहते हैं फार्म सब्सिडी इन इंडिया। फार्म सब्सिडी इन इंडिया। देखिए, सबसे पहले सब्सिडी शब्द का क्या मतलब है, इस पे आते हैं। फार्म या कृषि शब्द को मैं भूल गया, केवल हम फोकस कर रहे हैं सब्सिडी पे। सब्सिडी या सहायकी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक प्रकार की आर्थिक सहायता या मदद, जो सहायता सरकार के द्वारा किसी न किसी एक विशेष लाभार्थी को की जाती है। अब ये लाभार्थी कौन होगा, ये किसे तय करना है? गवर्नमेंट। लाभार्थी के तौर पे सरकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती रहती है। जैसे कि आप अगर देखें तो भारत में उपभोक्ता वर्ग को उनके एलपीजी कनेक्शन पर जो सब्सिडी मिलती है। कई सारे ऐसे उत्पादन के कार्य हैं बिजनेस में, जिन उत्पादन के कार्यों में सरकार उत्पादकों को सब्सिडी देती है। उदाहरण के तौर पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कार्यक्रम जो 2020 में शुरू किया गया, उसमें कहा गया कि जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उत्पादकों को, और ये कार्यक्रम विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक कार्यक्रम है। मैन्युफैक्चरिंग समझते हो? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? किसका उत्पादन? इस क्लासरूम को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा कहोगे? नहीं कहोगे? बिल्कुल नहीं कहोगे। विनिर्माण का मतलब रट लीजिए, ये शब्द मैं बार बार प्रयोग करूंगा। विनिर्माण का मतलब होता है वस्तु उत्पादन, ठीक है? वस्तु उत्पादन, फैक्ट्री जो होती है जहां पे अलग अलग तरीके की वस्तु का उत्पादन होता है, उसको विनिर्माण कहा जाता है। टेक्सटाइल उद्योग, स्टील उद्योग, मोबाइल का उत्पादन, ये सब क्या है? विनिर्माण है। सेवा उत्पादन को विनिर्माण क्षेत्र नहीं कहते, ये आ जाता है टर्शरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र में। विनिर्माण क्षेत्र माध्यमिक क्षेत्र की बात करता है, ठीक है? तो विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की योजना थी पीएलआई योजना, जिसके तक ये योजना भी लागू है। इसमें यह कहा जाता है कि जितना विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन करेगा उत्पादक, उसको उत्पादन की मात्रा के एक निश्चित हिस्से की धनराशि का सब्सिडी या इंसेंटिव दिया जाएगा। तो वो भी एक सब्सिडी है। इसी तरीके से आप पाएंगे कि भारत में कृषि क्षेत्र का जो उत्पादक वर्ग है और वितरक वर्ग है, यानी कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन करने वाला और वितरण करने वाला, इस वर्ग को भी सरकार की ओर से सब्सिडी या सहायताएं या आर्थिक मदद मिलती रहती है। जैसे कि किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की मिलने वाली आर्थिक सहायता किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के तहत। एमएसपी के अंतर्गत आपने अभी देखा जो हमने पढ़ा क्षतिपूर्ति भुगतान, वो भी एक क्या है? आर्थिक सहायता है। और भी ऐसी कई सहायताएं कृषि क्षेत्र के आपूर्तिकारक वर्ग को सरकार की ओर से दी जाती है।
ध्यान रखना, एक एक शब्द को यूज करने के पीछे लॉजिक है। मैंने आपूर्ति कारक वर्ग शब्द का प्रयोग किया है। आपूर्ति कारक वर्ग का मतलब होता है उत्पादन करने वाला और वितरण करने वाला। इन दोनों को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं? आपूर्ति कारक। राइट? तो कृषि क्षेत्र के आपूर्ति कारक वर्ग को, जिसमें किसान है, उत्पादक की भूमिका निभा रहा है, और व्यापारी वर्ग जो वितरक की भूमिका निभा रहे हैं, सभी की बात कर रहा हूं, इनको जो आर्थिक सहायता दी जाती है, उस सहायता को हम नाम देते हैं क्या? कृषि सहायक। अब ये जानकारी जो मैंने आपको दी, सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अब देखो इस बेसिक इंफॉर्मेशन का एप्लीकेशन कैसे करते हैं। प्रीलिम्स में आपके सामने क्वेश्चन क्या हो? क्या पीडीएस कार्यक्रम को एक कृषि सहायकी का उदाहरण माना जाए या नहीं? सस्ते दर पे मिल रहा है ना, आर्थिक मदद ही है, तो कृषि पीडीएस को कृषि सहायकी का उदाहरण माना जाए या नहीं? नहीं माना जाएगा। देखिए, आप लोग यही गलती करते हो। प्रीलिम्स कुछ नहीं है, प्रीलिम्स यही है। पहले हम छोटे थे तो एक शक्तिमान आता था, तो उसमें छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती थी। यही है आपका प्रीलिम्स। जिस दिन इस पे कमांड बना लिए, समझो कि आपका प्रीलिम्स जो है बहुत हद तक निकल गया। अभी मैंने बार बार बोला कि कृषि सहायकी में किस तरीके की आर्थिक सहायता की बात होती है? जो आपूर्ति कारक को दी जा रही है। पीडीएस में सहायता आपूर्ति कारक को नहीं मिल रही है, किसको मिल रही है? उपभोक्ता को मिल रही है। तो इसलिए पीडीएस को टेक्निकली हम कृषि सहायकी का उदाहरण नहीं मानेंगे। कृषि सहायकी में हम किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद और अन्य आपूर्ति कारक को मिलने वाली आर्थिक मदद की बात करते हैं। विशेष तौर पर इसमें हम बात करते हैं किसकी? किसान की। अब किसान को आर्थिक मदद कैसे मिल रही है? सरकार देती कैसे है? तो आर्थिक मदद दो तरीके से की जाती है। कैसे की जाती है? तो इसको कुछ ऐसे देखो, मैं डायग्राम से बना रहा हूं, पहले आप समझ लीजिए फिर लिखेंगे। आर्थिक सहायता दो तरीके से, या तो सीधा किसान को क्या कर दिया जाए? कैश दे दिया जाए। कैश का मतलब धनराशि। कैश का मतलब किसान के हाथों में जाकर नोट देना नहीं, धनराशि देना उसके बैंक खाते में। इस आर्थिक सहायता का दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि कैश ना देकर कोई वस्तु या सेवा किसान को कैसे दर पे उपलब्ध कराई जाए? सस्ते दर पे। यह भी आर्थिक सहायता है। अब दोनों का उदाहरण क्या दोगे? किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की मिलने वाली मदद, ये क्या है? कैश आधारित सहायता है। और सस्ते दर पर किसान को मिलने वाला उर्वरक सरकार की ओर से, ये भी आर्थिक सहायता है, लेकिन ये दूसरे तरीके की सहायता है। लेकिन दोनों को आप एक ही तरीके का विषय मानेंगे क्या? आर्थिक सहायता। तो कृषि सहायकी की विषय वस्तु को कुछ इस रूप में हम समझते हैं। लिखिए जरा परिचय एक। कृषि सहायकी का तात्पर्य, कृषि सहायकी का तात्पर्य, कृषि सहायकी का तात्पर्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के आपूर्ति कारक वर्ग, कृषि क्षेत्र के आपूर्ति कारक वर्ग, कृषि क्षेत्र के आपूर्ति कारक वर्ग ब्रैकेट में आप लिख लेंगे विशेष तौर पर किसान वर्ग को प्रदान की जाने वाली, किसान वर्ग को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता, विशेष तौर पर किसान वर्ग को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता है। आर्थिक सहायता को आप ये डायग्राम केवल बना लो जो मैंने बताया। आर्थिक सहायता के दो माध्यम है, या तो सीधा कैश प्रदान करके, आते हैं अभी धीरे धीरे आएंगे ना, अरे मूवी तो अभी शुरू हुई है, अभी तो मैं सीधा बस बता रहा हूं कि है क्या। थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए आप लोग, हर चीज को बताने का एक तरीका होता है। बिना कुछ बेसिक बताए मैं सीधा उस पर नहीं आ सकता ना, तो इसको अभी इस तरीके से आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। पहले देखते हैं। आर्थिक सहायता को दो तरीके से दिया जा सकता है, आप ये लिख सकते हैं, या तो सीधा कैश आधारित सहायता प्रदान करके, या कोई वस्तु या सेवा सस्ते दर पर उपलब्ध करा के, कोई वस्तु या सेवा सस्ते दर पर उपलब्ध करा के। लिखिए अगली लाइन से। दो प्रकार की कृषि सहायकी, दो प्रकार की कृषि सहायकी, दो प्रकार की कृषि सहायकी या कृषि सब्सिडी कार्यक्रमों या व्यवस्थाओं को पढ़ा जाता है। दो प्रकार की कृषि सहायकी कार्यक्रमों या व्यवस्थाओं को पढ़ा जाता है। और कॉलम बना लो, एक तरफ लिखो प्रत्यक्ष कृषि सहायकी, प्रत्यक्ष कृषि सहायकी, डायरेक्ट फार्म सब्सिडी इंग्लिश में कहते हैं, डायरेक्ट फार्म सब्सिडी या प्रत्यक्ष कृषि सहायकी। और दूसरा है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी, अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी, इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। प्रत्यक्ष कृषि सहायकी में लिखेंगे, प्रत्यक्ष कृषि सहायकी में लिखिए, इस व्यवस्था के तहत, इस व्यवस्था के तहत सरकार द्वारा किसान को प्रत्यक्ष रूप में, सरकार द्वारा किसान को प्रत्यक्ष रूप में कैश आधारित सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष रूप में कैश आधारित सहायता प्रदान की जाती है, प्रत्यक्ष रूप में कैश आधारित सहायता प्रदान की जाती है। उदाहरण आप खुद से लिख सकते हैं, एमएसपी, एमएसपी योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एमएसपी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, क्षतिपूर्ति भुगतान, क्षतिपूर्ति भुगतान, इत्यादि। लिखिए दूसरा अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी, अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी, अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी। और इसमें लिखेंगे अप्रत्यक्ष में लिखिए, अप्रत्यक्ष में लिखेंगे इस व्यवस्था के, इस व्यवस्था के तहत, इस व्यवस्था के तहत सरकार द्वारा किसान को, सरकार द्वारा किसान को
सरकार द्वारा किसान को किसी किसी अन्य माध्यम के जरिए कोई आवश्यक वस्तु सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जाती है। वस्तु ऑब्लिक सेवा भी कर लो, वस्तु या सेवा उपलब्ध कराई जाती है। और इसको कैसे समझेंगे आप? तो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं इसको आप बना सकते हो। आप देख पा रहे हैं कि अप्रत्यक्ष कृषि प्रणाली में गवर्नमेंट क्या कर रही है? सीधा किसान के हाथों में कैश नहीं दे रही है, उसकी बजाय सब्सिडी का जो पैसा है वो किसी तीसरे माध्यम को दे रही है, और उस तीसरे माध्यम द्वारा उस सब्सिडी की धनराशि को सरकार से लेकर कोई वस्तु या सेवा सस्ते दर पर किसान को उपलब्ध कराया जा रहा है। अब ये तीसरा माध्यम कौन होगा? ये डिपेंड करेगा कि किस चीज के लिए सब्सिडी मिलनी है किसान को। मान लो कि उर्वरक के लिए अगर आप उदाहरण की बात करें तो आप कुछ पहले उदाहरण लिख लीजिए अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी का उदाहरण लिखेंगे। इसमें लिखिए उर्वरक सब्सिडी कॉमा किसानों को सस्ते दर पर विद्युत एवं बीज की सुविधा, फसल का बीज प्रदान करने की सुविधा। अब देखिए इसमें अन्य माध्यम का क्या मतलब है? अगर उर्वरक सब्सिडी की बात करोगे तो अन्य माध्यम की भूमिका उर्वरक बनाने वाली जो कंपनी है वो निभाएगी। उर्वरक बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी की रकम दी जाती है, उसके बदले में सस्ते दर पे उर्वरक किसको मिलता है? किसान को मिलता है। विद्युत सब्सिडी में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, वितरक कंपनियां, उनको सब्सिडी की रकम केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी ओर से देती है, बदले में किसानों को सस्ते दर पर या मुफ्त में जो विद्युत की सुविधा है वो प्राप्त होती है। तो अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी में आपको केवल यह ध्यान में रखना है कि कैश नहीं मिलेगा, सस्ते दर पर या मुफ्त में भी कोई वस्तु या सेवा किसान को प्राप्त होगी किसी तृतीय या अन्य माध्यम की मध्यस्थता के आधार पर। अब एक दो जानकारियां इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो आपने बंटवारा लिखा है कि ये सब्सिडी प्रत्यक्ष है, ये अप्रत्यक्ष है। पहली चीज कि ये बंटवारा या विभाजन हमेशा के लिए सत्य नहीं है। चूंकि सब्सिडी का विषय हम पढ़ रहे हैं तो सब्सिडी कैसे देना है ये फैसला पूरी तरीके से सरकार को लेना है। तो ये बिल्कुल संभव है कि जिस सब्सिडी का नेचर आज के दिन अप्रत्यक्ष है, शायद भविष्य में उसका नेचर बदल के क्या हो जाए? प्रत्यक्ष हो जाए। ऐसा हुआ भी है। कृषि के दायरे से थोड़ा बाहर हट के देखो, एलपीजी का एग्जांपल लो, एलपीजी सिलेंडर का एग्जांपल लो। पहले उसका नेचर अप्रत्यक्ष था, सस्ते दर पे सिलेंडर मिलता था। अब वही एलपीजी सब्सिडी का नेचर प्रत्यक्ष हो चुका है, क्योंकि उसमें क्या आ गया? डीबीटी आ गया। फाइन, डीबीटी के नाम पे क्या है? सब्सिडी की रकम सीधा मिल रही है किसको? किसान, सॉरी, जो उपभोक्ता है। तो किसी एक सब्सिडी का नेचर आज के दिन अगर प्रत्यक्ष मैं कह रहा हूं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में अब हमेशा के लिए वो प्रत्यक्ष सब्सिडी ही रहेगी। फाइन। दूसरी चीज, अगर हम किसी एक सब्सिडी की व्यवस्था आज के दिन पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो इसका यह भी मतलब नहीं है कि वो अब सब्सिडी का विषय हमेशा के लिए बना रहेगा। सब्सिडी का विषय पूरी तरीके से एक सहायता है। तो सहायता कब किसको देनी है या नहीं देनी है, इसका निर्णय लेने में सरकार वैधानिक या विधिक तौर पे पूरी तरीके से स्वतंत्र है। भले एक नैतिक दबाव सरकार के ऊपर रहता है, वो एक अलग बात है, बट फॉर्मली या लीगली गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक कॉल अबाउट एक्सटेंशन ऑफ दैट सपोर्ट। सहायता देना है कि नहीं देना है, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अब इसमें जो आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं, नोट करके एक पॉइंट लिखो। देश के कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नोट करके लिखिए अगली लाइन से, देश के कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तुओं हेतु उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को खाद्य सहायकी या खाद्य सब्सिडी इंग्लिश में फूड सब्सिडी कहते हैं, कहा जाता है। इसमें हम सबसे पहले फोकस करेंगे प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी पे। भारत में अगर प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी का उदाहरण देखा जाए तो आपने जो तीन नाम लिखा है, एमएसपी, सम्मान निधि और डेफिशिएंसी पेमेंट, ये तो इसी का एक प्रारूप है एमएसपी का ही। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एमएसपी को एक सब्सिडी का कार्यक्रम क्यों कहूं? क्योंकि एमएसपी योजना में तो सरकार फ्री में पैसा तो दे नहीं रही, सरकार तो खरीद रही है ना अनाज। तो खरीद बिक्री के किसी विषय वस्तु या किसी प्रक्रिया के लिए सब्सिडी शब्द का प्रयोग करना उचित कैसे है? क्या आपका ओपिनियन कहता है? एमएसपी ज्यादा अच्छा, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि एमएसपी कार्यक्रम को शुद्ध रूप से खरीद बिक्री का कार्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर केवल खरीदना ही होता सरकार को तो बेहतर होता कि सरकार सस्ते रेट पर मार्केट से खरीद लेती, चावल को या गेहूं को या किसी भी कृषिगत वस्तु। लेकिन एमएसपी योजना के जरिए सरकार किसान से क्या कर रही है? वायदा कर रही है कि मार्केट में भले ही वस्तु की कीमत कम होगी, हम एक लाभकारी मूल्य पर किसान से उस वस्तु को क्या करेंगे? खरीदेंगे। यानी कि एमएसपी योजना के तहत सरकार एक प्रकार से अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर चल रही है कि किसान को लाभकारी मूल्य प्रदान कराना है उसके उपज या फसल के लिए। यह वजह है कि हम एमएसपी को एक प्रकार से सहायता, आर्थिक सहायता कह सकते हैं। अब एक दूसरे प्रकार की जो सहायता है वो आपने अभी नाम लिखा, किसान सम्मान निधि। ये एक नया सब्जेक्ट मैटर इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में उभर रहा है। ये क्या है देखिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि
कोई सहायकी या सब्सिडी प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? सभी प्रकार के कृषि सहायकी कार्यक्रमों को या सभी प्रकार की सब्सिडी को हम दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे? तो एक होता है इन काइंड सपोर्ट, हिंदी में कहते हैं वस्तु आधारित। ये केवल आप समझ जाओ कि है क्या, वस्तु आधारित। अब कैसी सहायता की मैं बात कर रहा हूं? सब्सिडी की बात कर रहे हैं ना, तो आर्थिक सहायता। अब ये वस्तु आधारित आर्थिक सहायता दोनों तरीके से संभव है, प्रत्यक्ष रूप में भी, और प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, सीधा कैश मिल जाए, या अप्रत्यक्ष का मतलब सस्ते दर पे वस्तु। अब ये है क्या? वस्तु आधारित सहायता का मतलब है कि किसी विशेष वस्तु के नाम पर वो सहायता दी जा रही है। जैसे कि शुरू करो एमएसपी से। एमएसपी को वस्तु आधारित सहायता कह सकते हैं ना, चावल के लिए एमएसपी, गेहूं के लिए एमएसपी। तो एमएसपी की जो सुविधा किसान को मिल रही है वो किसके लिए मिल रही है? किसी न किसी एक वस्तु के लिए मिल रही है, भले वो कैश के रूप में मिल रहा है, लेकिन है क्या वो? वस्तु आधारित सहायता। इसी तरीके से अगर आप कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडी योजनाओं को देखो, उर्वरक सब्सिडी हुआ या सस्ते दर पर बीज की सुविधा हुई, ये है तो अप्रत्यक्ष, लेकिन ये भी किस तरीके की सहायता है? वस्तु आधारित, क्योंकि ये भी एक वस्तु के लिए किसान को इनके तहत सुविधा दी जा रही है। एक दूसरे तरीके की सहायता होती है जिसका किसी वस्तु के नाम से कोई लेना देना नहीं है, वो कहलाता है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट या प्रत्यक्ष आय आधारित सहायता। इसका मतलब होता है कि किसान को इन जनरल तरीके से एक इनकम प्रोवाइड कर दी जाए, और वो इनकम किसी वस्तु का नाम लेकर नहीं प्रोवाइड की जाए, और किसान के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो उस आय का जैसे चाहे वैसे क्या करे, प्रयोग करे। मतलब कि उर्वरक खरीदना है तो उर्वरक खरीदे, दूसरा कोई काम करना है कृषि से जुड़ा हुआ तो दूसरा काम करे। इसका सबसे बेहतर उदाहरण इंडिया में आप क्या ले सकते हो? किसान सम्मान निधि। कुछ आइडिया लगा? किसान सम्मान निधि में क्या किसी फसल का नाम है? क्या किसी वस्तु का नाम है? क्या कि इसके लिए ये 6,000 मिल रहा है? ये क्या है? इन जनरल इनकम सपोर्ट है, और किसान के ऊपर पूरी तरीके से सरकार ने छोड़ा है कि उस 6,000 का प्रयोग किसी भी आवश्यकता के लिए किसान करे। तो एक दूसरे तरीके का विभाजन ये भी है कि चाहे कोई प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी हो या अप्रत्यक्ष, उन्हें आप फिर से दो भागों में बांट सकते हो, वस्तु आधारित सहायता और प्रत्यक्ष आय आधारित सहायता। ये जो मॉडल है, ये डायग्राम चाहो तो बना सकते हो, रफ डायग्राम ऐसे। प्रत्यक्ष आय आधारित सहायता का उदाहरण याद रखिएगा, किसान सम्मान निधि। इसको मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, ऐसे ड्रॉ कर दो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी, इनको आप दो भागों में बांट सकते हैं, वस्तु आधारित सहायकी या प्रत्यक्ष आय आधारित सहायता, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, या इसको आप कह सकते हो इन काइंड सपोर्ट। इसमें एग्जांपल आप खुद से लिख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और इसमें आप एमएसपी, उर्वरक सब्सिडी, सस्ते दर पर बीज एवं विद्युत की सुविधा इत्यादि। कैश आधारित किसमें? देखिए, प्रत्यक्ष कृषि सहायता में कैश मिलता है। प्रत्यक्ष कृषि सहायता का मतलब है कि कैश आधारित सहायता। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि कैश ना देकर कोई वस्तु प्रदान की जाए सस्ते दर पे। अब मैं ये कह रहा हूं कि चाहे प्रत्यक्ष सहायता हो या अप्रत्यक्ष, हर तरीके की सहायताओं को दूसरे और तरीके से बांटा जा सकता है, वस्तु आधारित और प्रत्यक्ष आय आधारित। अब देखो, वस्तु आधारित जो सहायकी या सहायता है, ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है, यानी कि कैश भी मिल सकता है, और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, यानी कि सस्ते दर पे वस्तु भी मिल सकती है। इसमें होगा क्या कि जो भी सहायता मिलेगी, चाहे कैश के रूप में मिले या वस्तु मिले, वो एक वस्तु के नाम पे सहायता मिलेगी, मतलब वस्तु का जिक्र होगा उस सब्सिडी में। और दूसरा जो कैटेगरी है प्रत्यक्ष आय सहायता, इसमें किसी वस्तु का जिक्र नहीं होगा, एक इन जनरल इनकम प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो प्रत्यक्ष आय आधारित सहायता है, इसको लेकर आप जरूर एक बात ध्यान में रखेंगे कि प्रत्यक्ष आय आधारित सहायता के अंतर्गत निश्चित तौर पे किसान को क्या मिलता होगा? कैश। यानी कि प्रत्यक्ष आय आधारित सहायता किसका उदाहरण है? प्रत्यक्ष कृषि सहायकी का। इसलिए यहां पे शब्द भी प्रयोग हुआ है क्या? प्रत्यक्ष। तो इंडिया में ये जो मॉडल है, ये बिल्कुल उभरता हुआ मॉडल है। इस पे हम एक शॉर्ट नोट बनाते हैं, जरा हेडिंग देंगे प्रत्यक्ष आय आधारित सहायता। ये डायग्राम बना के और नीचे हेडिंग दीजिए प्रत्यक्ष आय आधारित सहायता। यह देश में उभरता हुआ एक विषय है। यह देश में उभरता हुआ एक विषय है। यह देश में उभरता हुआ एक विषय है। उभरता हुआ एक विषय है। जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थी ऑब्लिक किसान को एक निश्चित धनराशि आय के रूप में प्रदान कराई जाती है। एक निश्चित धनराशि आय के रूप में प्रदान कराई जाती है। इस प्रकार की सहायता का किसी एक विशेष वस्तु
से कोई संबंध नहीं होता, किसी एक विशेष वस्तु से कोई संबंध नहीं होता। भारत के कृषि क्षेत्र में, अगली लाइन से लिखिए, भारत के कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष आय सहायता, भारत के कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष आय सहायता, भारत के कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष आय सहायता, प्रत्यक्ष आय सहायता का विषय वस्तु सर्वप्रथम वर्ष 2018 के दौरान, का विषय वस्तु सर्वप्रथम वर्ष 2018 के दौरान, सर्वप्रथम वर्ष 2018 के दौरान, सर्वप्रथम वर्ष 2018 के दौरान तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा रयातु बंधु योजना, रयातु बंधु योजना, रयातु बंधु योजना के रूप में, रयातु बंधु योजना के रूप में शुरू किया गया। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा, फुल स्टॉप और आगे, इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा, इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा 2019 के दौरान, 2019 के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 2019 के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को घोषित किया गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को घोषित किया गया। फुल स्टॉप। इस प्रकार के आर्थिक सहायता मॉडल की, इस प्रकार के आर्थिक सहायता मॉडल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला लिखेंगे, धनराशि का प्रयोग कर पाने में किसान स्वतंत्र है। दूसरा, यह मॉडल किसान के निवेश क्षमता में वृद्धि करेगा। तीसरा, सरकार एवं किसान के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होगा। चौथा, इस मॉडल के क्रियान्वयन का अतिरिक्त भार कम है। और एक विषय हम लिख सकते हैं, इस प्रकार की आर्थिक सहायता, इस प्रकार की आर्थिक सहायता डब्ल्यूटीओ के मंच पर स्वीकार्य है। डब्ल्यूटीओ के मंच पर स्वीकार्य है। अब ये कैसे स्वीकार्य है, इसके लिए वेट कीजिए, पहले कुछ थ्योरी हम देखेंगे। अभी के लिए केवल लिख लो, अगले लेक्चर में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये बात की मैंने, ये एक शॉर्ट नोट था डीआईएस मॉडल को लेकर। अगली लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भारतीय कृषि क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष कृषि कार्यक्रमों की तुलना में अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी व्यवस्था का अधिक वर्चस्व है, क्योंकि भारत के किसान वर्ग की कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति सरकार से एक विशेष संरक्षण की मांग करती है। ताकि कृषि उत्पादन हेतु आवश्यक मूलभूत वस्तुएं जैसे कि उर्वरक, बीज इत्यादि एक सस्ते दर पर आसानी से
एक सस्ते दर पर आसानी से किसानों को प्राप्त होती रहे, किसानों को प्राप्त होती रहे। तो ये एक अभी भी इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की रियलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा खर्च आप पाओगे कि गवर्नमेंट का किस सब्सिडी में होता है, इनडायरेक्ट। और इसकी वजह ये है कि किसानों को मार्केट से दूर रखकर कुछ आवश्यक वस्तुएं सरकार अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उन तक पहुंचाती रहे। इस अप्रत्यक्ष कृषि सहाय की व्यवस्था में जो सबसे बड़ा विषय चर्चा का है वो है उर्वरक सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोग्राम ऑफ इंडिया। वो भी अपने आप में एक से 1.5 घंटे की चर्चा का विषय है, तो उसे हम अगली क्लास में देखते हैं।